सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आज इस चैप्टर को टाटा वाई वाई कर देंगे, फटाफटी से कंप्लीट कर देंगे और डेमोक्रेसी को समझते हुए चलेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है और हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। कुछ अच्छी बात होगी इसलिए हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी चाहिए। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, अब देखो दो टाइप्स की गवर्नमेंट हो सकती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है। टू टाइप्स की जो है गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। और जो डेमोक्रेसी है उसकी डेफिनेशन क्या है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people, in which rulers are elected by the people, are elected by the people। ये हमें टेक्स्ट में दिया गया है कि डेफिनेशन डेमोक्रेसी की ये होती है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या सिर्फ रूलर्स को इलेक्ट करने से हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक बन जाएगा? क्या ये जो गवर्नमेंट है सिर्फ हम एक बंदे को इलेक्ट करने से क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी? इन सवालों की जवाब देने के लिए कुछ स्टोरीज भी हैं, है ना। जैसे कि जो मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप थी, उसमें तो चलो इलेक्ट किए ही नहीं जाते थे, बट क्या सिर्फ इलेक्ट करने से ही हमारा जो है डेमोक्रेसी हो जाएगी? देखते हैं, ठीक है। और एक अब्राहम लिंकन जी ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, दैट वाज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब ऐसे ही कुछ था, देख लेते हैं, इधर ही लिखा होगा। Democracy is for the people, by the people, and for and of the people, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमें डेफिनेशन कंक्लूड होके दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इस डेफिनेशन में बहुत सारे सवाल हैं कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है, रूलर्स कौन से होंगे, कौन इलेक्ट करेगा, है ना, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इन सवालों के हमें जवाब ढूंढने हैं और इन सवालों के जवाब स्टोरीज में छुपे हुए हैं। जो स्टोरीज हम आगे पढ़ेंगे उसमें छुपे हुए हैं इसके जवाब। सो अब हम जवाब जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ यूजफुल starting point. This definition allows us to separate democracy, that form of government that is clearly no democratic। अब ये जो हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि क्या ये जो डेमोक्रेसी है अब कितने सालों से ना सबसे फेमस सरकार सिर्फ डेमोक्रेसी वाली सरकार है। क्यों है? कुछ तो अच्छा होगा इसमें, इसलिए ये वाली सरकार को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो पहले मोनार्की होती थी, डिक्टेटरशिप होती थी, उनको क्यों नहीं पहले पसंद करते थे? कुछ तो इसमें खास होगी। अब हम खास वाली बात ही जानने वाले हैं, ठीक है। सो और अब जैसे कि जो थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं म्यांमार के, कि म्यांमार में तो आर्मी का ही रूल होता था, जो पीपल थे उन वो इलेक्ट नहीं करते थे आर्मी को, और आर्मी का ही रूल चलता था। मतलब कि जो रूलर बनता था उसमें इलेक्ट करने में लोगों का कोई हाथ नहीं होता था। और जो ये जो गवर्नमेंट थी वो सारी आर्मी के कंट्रोल में थी और आर्मी ही चलाती थी। एक दूसरा है दैट इज डिक्टेटर्स लाइक एक चिली में क्या है, चिली में एक बंदा जो है अपने आप ही गद्दी में बैठ गया है और लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं किया है, डिक्टेटर है, राइट, नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो चिली में जो रूलर बना है उसको भी इलेक्ट नहीं किया गया है। सऊदी अरेबिया में अभी भी किंग का रूल चल रहा है, एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही है। जैसे कि जो रॉयल फैमिली जो है, राजे जो राजा ही बनेगा आगे, राजा है ना, राजे का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। कि जो रॉयल फैमिली में जो
बॉर्न हुआ है वो ही क्या बन सकता है, रॉयल फैमिली में ही जो बॉर्न हुआ है वो ही क्या बन सकता है, वो आगे का रूलर बन सकता है। यहाँ पर भी इलेक्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ पर भी फर्स्ट जो म्यांमार में था उसमें भी इलेक्ट नहीं किया जा रहा, हाँ पीपल इलेक्ट नहीं कर रहे। जो चिली में था वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप ही है, खुद ही आगे बैठ गया तो लोगों ने इलेक्ट किया नहीं। पहले म्यांमार में तो आर्मी का रूल है, उसमें भी इलेक्ट नहीं किया लोगों ने। और सऊदी अरेबिया में तो किंग का रूल है, जो रॉयल फैमिली में आगे बॉर्न होगा वो आगे किंग बनेगा या क्वीन बनेगी, राइट। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट। ये जो सिंपल डेफिनेशन है वो एडुकेट नहीं है। क्यों एडुकेट नहीं है? ये कह रही है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बट जब आप हिटलर वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर हिटलर को भी तो लोगों ने इलेक्ट किया था, हिटलर को भी तो लोगों ने इलेक्ट किया था। बाद में वो क्या बन गया था, बाद में वो चांसलरशिप लेके डिक्टेटरशिप बन गया था, डिक्टेटर बन गया था, डिक्टेटरशिप उसने अपना ली थी। तो फिर जो हिटलर को भी तो लोगों ने इलेक्ट किया था बट बाद में वो डिक्टेटर बन गया था। क्या इस ये जो हिटलर वाली कहानी में क्या इस शहर को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, है ना, कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं हिटलर वाली गवर्नमेंट को? नहीं कह सकते। बट क्यों नहीं कह सकते, वो आगे पढ़ेंगे कि क्योंकि हमें कुछ टर्म्स पता होंगे कि डिक्टेटर हमें इंडिया को भी बताना है कि ना हम डेमोक्रेटिक है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें पता होनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या वो इंडिया के पास है, क्या वो इंडिया के पास है। तो वो चीज़ों का जवाब हमें मिलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है सवाल, अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, क्या हमें अच्छी तरह समझ आ गया? अब हमें ये है कि रूलर्स कौन से होंगे, रूलर्स कैसे होंगे, मतलब गवर्नमेंट के रूलर्स कौन इलेक्ट करेगा, ठीक है। और इलेक्ट करने वाले लोग कौन से होंगे, या फिर जो लोग हैं हु आर द पीपल, कौन लोग होंगे, इलेक्शन कैसे होगा, रूलर्स कौन होंगे, उनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, है ना। ये कितने सवाल हमारे मन में आते हैं। अब इन सवालों के जवाब हमें कैसे मिलेंगे? अब इन सवालों के जवाब हमें कुछ स्टोरीज़ पढ़ने के बाद मिलेंगे, कुछ स्टोरीज़ पढ़ने के बाद मिलेंगे। पहले हम पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ेंगे। पाकिस्तान में क्या था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ उसने मिलिट्री कूप लेड की थी 19 अक्टूबर 1999 में। तो उसने क्या कर दिया था, ओवर थ्रू दी इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो अभी इलेक्ट हुई थी गवर्नमेंट, उसको जो है ओवर थ्रू कर दिया था। और खुद जो है अपने आप को क्या मान लिया था, उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव मान लिया था, एंड डिक्लेयर्ड हिम चीफ एग्जीक्यूटिव मान लिया। फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया, फिर उसने अपनी डेजिग्नेशन बदल दी और अपने आप को प्रेसिडेंट बोल दिया। और फिर 2002 में उसने रेफरेंडम की जिसमें उसने अपने आप को ग्रांट किया था 5 ईयर एक्सटेंशन, ग्रांट कर दिया कि मैं 5 साल बाद भी प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा। फिर उसके बाद लोगों को समझ आ रहा था, वो कह भी रहे थे ये तो मैल प्रैक्टिसेस है, फ्रॉड है, ठीक है, बट उनकी बात नहीं मानी गई। और जो परवेज़ मुशर्रफ था उसने क्या किया था, उसने ये भी बोल दिया कि अब मैं डिसमिस कर सकता हूँ नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज़ को, मैं डिसमिस कर सकता हूँ। फिर उसने क्या किया, जो सिविल कैबिनेट जो बनी थी उसके वर्क को कौन देखेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखेगी, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स में कौन लोग थे, मिलिट्री के लोग थे। अब मिलिट्री के लोग हैं और मिलिट्री वाले लोगों ने ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है प्रेसिडेंट बनाया या फिर उसकी हेल्प किया प्रेसिडेंट बनने में। तो उसके तो फ्रेंड्स हैं, मिलिट्री वाले तो उनके फ्रेंड्स हैं। तो वो अब सिविल कैबिनेट
जो इलेक्ट भी हो रही थी उस पर भी कंट्रोल किसका ही है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ही है। तो फाइनल जो इलेक्शन तो हो रहे थे बट वो फाइनल मेकिंग डिसीजन किसके पास था, डिसीजन तो परवेज़ मुशर्रफ के पास था ना, वो जैसे चाहता था वैसे हो जाता था। अब इलेक्ट किया हुआ बंदा जब परवेज़ मुशर्रफ को पसंद आ गया तो वो रख लेगा, नहीं आया तो नहीं रखेगा। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। तो जो बने थे, जिनको इलेक्ट किया गया था लोगों के, उनके पास थोड़ी सी पावर्स थी, लेस पावर्स थी उनके पास, पर सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास थी, मिलिट्री और जनरल परवेज़ के पास थी। तो फिर ये फेयर कैसे हुआ। सो अब हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि वो क्या कहते हैं, कुछ रह ना गया हमारा। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री coup की, कब की, अक्टूबर 1999 में। फिर उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर दी, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसने चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को कर दिया। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया। फिर 2002 में उसने रेफरेंडम की जिसमें उसको 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गया। फिर बाद पाकिस्तान की मीडिया सब ने बोला कि ये मैल प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, ठीक है। रेफरेंडम गलत तरीके से बोला गया कि मैं 5 ईयर एक्सटेंशन हूँ, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, है ना। और फिर उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रह गया था हमारा कि उसने फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसमें उसने बहुत सारी अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। फिर उसने बोला मैं डिसमिस कर सकता हूँ नेशनल प्रोविजनल असेंबलीज को और वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ द, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स ही थे। फिर उसके बाद इलेक्शंस जो नेशनल प्रोविजनल असेंबली के थे उसमें भी जो है सम पावर्स दी थी और सबसे ज़्यादा पावर्स इनके पास ही थी। तो फिर फ़ायदा ही क्या, डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अब हमारा एक फीचर बन गया है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, अब सारी पावर किसके पास है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास है। तो फिर डेमोक्रेसी कौन सी हुई, जिसको आप इलेक्ट कर रहे हो उसके पास पावर होनी चाहिए। तो फिर डेमोक्रेसी का हमें फीचर मिल गया, क्या है वो फीचर हमारा, और अब मोनार्की देखो, अब डिक्टेटरशिप और मोनार्की में जो है आपको तो मिलता ही नहीं था कि आप इलेक्ट करो नहीं करो, बट जो डिक्टेटरशिप थे और मोनार्की थी उसमें तो आपको चलो इलेक्शन का तो मौका मिलता ही नहीं था। बट इसमें जो इस स्टोरी में, पाकिस्तान की स्टोरी में हमने क्या देखा कि उनको मिल तो रहा है बट अनकम्प्लीट मिल रहा है ना, कि मतलब कि जिसको आपने इलेक्ट किया उसको पावर नहीं मिल रही, पर ओवरऑल रूल किसका चल रहा है, ओवरऑल डिक्टेटरशिप जैसा ही हो रहा है कि रूल तो एक बंदे का ही चल रहा है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। तो वही बात, बस आप बस ढोंग करने के लिए बस इलेक्शंस करवा रहे हो कि भाई हम डेमोक्रेटिक है, तो ये तो गलत बात हुई। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड पीपल, जो इलेक्ट हुए हैं पीपल उसके पास ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट बनता है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है। म्यांमार का देखा एग्जाम्पल, म्यांमार में आर्मी थी। चिली में सॉरी, उसमें क्या था कि चिली में, और हमने देखा सऊदी अरेबिया में तो मोनार्की चलती थी। चिली में क्या था कि एक डिक्टेटर आके बैठ गया था और अपनी मर्जी से बैठ गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो है, फिर हमने बोला कि कुछ आंसर्स चाहिए हमें अब्राहम लिंकन की, हमने अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। फिर हमने पढ़ा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर हमें समझ नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो अब हमने ये स्टोरी पढ़ी जिसमें क्या था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जो मिलिट्री कूप उन्होंने रखी, है ना। मिलिट्री कूप से फिर उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को और फिर मतलब भगा दिया और फिर खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। फिर थोड़ी दिनों बाद उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बोल दिया कि डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट। फिर उस बार जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट तो उन्होंने फिर 2002 में अपना रेफरेंडम किया जिसमें उनको 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गया। लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद इन्होंने 2002 के अगस्त में क्या किया, इन्होंने अपना क्या कर दिया था, इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने बोला कि अब जो हाँ जी, अब उन्होंने क्या बोला कि जो अब बनेगा, मतलब कि जब उन्होंने क्या नाम था उसका,
हाँ, तो जो जो भी नेशनल प्रोविजनल असेंबलीज को मैं डिसमिस कर सकता हूँ, और जो सिविलियन कैबिनेट थी उसको सुपरवाइज कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें भी मिलिट्री के लोग थे। तो ओवरऑल जो इलेक्शंस भी हो रहे थे नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज को चूज़ करने के लिए, वहाँ पर भी उसके जो इलेक्टेड बंदे थे उनके पास कम पावर थी, बट सारी पावर, मोस्ट ऑफ द पावर किसके पास थी, परवेज़ मुशर्रफ या फिर मिलिट्री के लोगों के पास। तो फिर ओवरऑल परवेज़ मुशर्रफ और मिलिट्री के लोग ही रूल करी जा रहे थे, बाकी लोगों को था ही नहीं। फिर हमें एक फीचर मिल गया था अपना, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय दी पीपल। जो इलेक्ट किए गए हैं पीपल के द्वारा, उनको ही क्या मिलनी चाहिए। अब हम चाइना का पढ़ेंगे। चाइना में क्या हुआ कि चाइना में हर 5 साल के बाद क्या होता था, इलेक्शंस होती थी। और जो इलेक्शंस होते थे उसमें ये देखा गया कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस थी या फिर नेशनल पीपल कांग्रेस थी, वही जीती जा रही थी। और फिर ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, जब ये इलेक्ट होती थी तब प्रेसिडेंट को करती थी। फिर उस बाद देखा गया कि यही बारी बारी जीती जा रही है। फिर उस बाद जब आगे जाके देखा गया तो हमें पता चला कि ये जो थोड़े से जो है जब हमने देखा तो हमें पता चला कि जब भी कंटेस्ट करता था कोई भी इलेक्शन, बिफोर कंटेस्ट, तो वहाँ पर एक रूल था कि हाँ, वहाँ पर एक रूल था, जहाँ कोई कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, तो उसको जो कैंडिडेट बनना चाहता है, जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर वही जाओ कोई बंदा आता नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर्स बनते थे कैंडिडेट, या फिर आर्मी के थोड़े बंदे बन जाते थे कैंडिडेट। तो ओवरऑल जो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर 8 स्मॉलर पार्टीज थी, उनका ही रूल चल रहा था, और वही बारी बारी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे। ओवरऑल उनका ही रूल हर पास से चल रहा था। अब हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और जो 300 पीपल इलेक्ट होते थे उसमें भी कुछ आर्मी के थे, कुछ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थे। सो चाइना में क्या होता था, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते थे। फिर उस बाद पार्लियामेंट बनती थी, जिसे नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता था। और ये जो पार्लियामेंट थी उसमें जो है 3000 पीपल इलेक्ट किए जाते थे, जो मिलिट्री के थे या फिर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थे, या फिर किसी और बंदे को कैंडिडेट बनना होता था तो वो क्या कहता था, अप्रूवल लेता था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेता था तभी जब वो बनता था कैंडिडेट, या फिर जो कैंडिडेट बनता था वो मेंबर होता था, ठीक है, वो मेंबर होता था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, या फिर 8 स्मॉलर पार्टीज़ का जो उसके अंडर में आते थे। तो यही कहानी थी चाइना की। तो चाइना में सिर्फ इनडायरेक्टली एक पार्टी का ही रूल चल रहा था। अब हम मैक्सिको की कहानी पढ़ने वाले। मैक्सिको में क्या था कि इंडिपेंडेंस हो गई थी 1930 में ही, ठीक है, इंडिपेंडेंस ले ली थी मैक्सिको ने 1930 में ही, ठीक है, 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली थी। 6 ईयर्स के बाद उनके क्या होते थे, उनके इलेक्शंस होते थे, और फिर प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता था। और जो मिलिट्री थी, अच्छा 2000 तिक्कर, आप देखो यहाँ पर 1930 में वो आज़ाद हो गए थे। 2000 तिक्कर जो है PRI पार्टी ही जीतती थी, जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वही जीतती रहती थी। और फिर देखा गया तो पता चला ये मैल प्रैक्टिस से जीती थी। ये जो है पोलिंग बूथ को लास्ट टाइम पे चेंज कर देती थी, टीचर्स को बोलती थी कि जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनको बोलती थी कि तुम पेरेंट्स को फोर्स करो कि हमें ही इलेक्ट करना है, और भी बहुत कुछ करती थी, पेरेंट्स को बोलती थी। और जो वर्कर्स थे, गवर्नमेंट वर्कर्स थे, उनको बोलती थी, है ना, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाती थी और फोर्स करती थी कि तुमने यहीं पर लगना है ना, मतलब तुम्हें हमें ही वोट करना है। और कौन क्या क्या करती थी, पोलिंग बूथ्स वाला बता दिया। ऑपोजिशन, हाँ, मीडिया जो है उनके कंट्रोल में थी, वो ऑपोजिशन पार्टी की बुराइयां करती थी, है ना, क्रिटिसाइज नहीं करती थी, है ना। और ये सब एग्जाम्पल्स में क्या था। अच्छा, मैक्सिको में देखो, अब मैक्सिको में क्या था, ओवरऑल 1930 में जो इलेक्शंस मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो फिर जो 2000 तक क्या था कि PRI ही जीत रही थी। और PRI जो जीत रही थी
वो बाद में पता चला कि जो मैल प्रैक्टिसेस से जीतती थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों से जीतती थी। और चाइना में क्या था कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही बात मानी जाती थी। अब हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ओके, Since its democracy in 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस 6 ईयर्स में मैक्सिको इलेक्शंस हेल्ड करता था, चाइना जो है 5 ईयर्स के बाद, ठीक है। और मिलिट्री और डिक्टेटर नहीं था वहाँ पर जो है इलेक्शन वो 2000 में सिर्फ मैक्सिको ही जीतता था, ठीक है। और फिर क्या होता था कि ओपोजिशन पार्टी जब भी कंटेस्ट करती थी इलेक्शंस तो हमेशा आ जाती थी, क्योंकि ये डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे, हमेशा आ जाती थी। जो अपोजिशन पार्टी थी वो हमेशा आ जाती थी, क्योंकि पीआरआई डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी। जो है एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट ऑफिसेज के एम्प्लॉयज़ को जो है अपनी पार्टी मीटिंग्स में बुलाती थी। टीचर्स को बोलती थी कि तुमने पेरेंट्स को फोर्स करना है कि हम ही वोट करें। मीडिया भी इनके कंट्रोल में ही थी, और पोलिंग बूथ्स को लास्ट मिनट में चेंज कर दिया जाता था, या फिर कभी कभी लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, कभी कभी सम में भी इधर उधर कर दिया जाता था। तो पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और जो पीआरआई होती थी वो बहुत ही पैसा लगाती थी कैंपेनिंग करने में फॉर इट्स कैंडिडेट्स, ठीक है। स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर इट्स कैंडिडेट्स इन द कैंपेन्स, ठीक है। उसके बाद शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ, क्या हम इसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। अभी देखो लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं, लोग ही, डेफिनेशन में क्या था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। द रूलर्स को तो पीपल ही इलेक्ट कर रहे हैं, बट आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और पर मैल प्रैक्टिसेस पे लोग जीत रहे थे, है ना। रूलिंग पार्टी जिसको अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि मिलिट्री अपने आप ही आके बैठ गई, और जो इलेक्ट हो रहे हैं फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनके पास नहीं है, मतलब पावर उनके पास नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। यहाँ पर अपना ही दिमाग चला चला के क्या कर रहे हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी ओपोजिशन पार्टी को चांस ही नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर चाइना में सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का राज चल रहा है, और यहाँ पर पीआरआई पार्टी का राज चल रहा है ना। यही सब चल रहा है। और इन कि सिर्फ इलेक्शंस होना, इन कहानियों से क्या पता चलता है कि सिर्फ इलेक्शंस होना सफिशिएंट नहीं है, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ इलेक्शंस हो गए ठीक है, बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फ्री चांस ऑफ लूजिंग। ऐसा नहीं है कि जो पावर में है वो हार ही नहीं सकता, जो पावर में है उसको वो भी हार सकता है, और वो हारेगा ही नहीं तो बस क्या ही रह जाएगा ना। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। वेयर दोज करंटली इन पावर, द पीपल हु आर करंटली इन पावर हैव ऑल्सो हैव इक्वल चांस ऑफ, there should be an equal chance for losing them also. A democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. चलो एक और है 1 person 1 vote में, कि जो सऊदी अरेबिया है उसमें, सऊदी अरेबिया में तो चलो जो है मोनार्की चल रही है अभी तक, तो 2015 तक भी वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं मिला गया। और फिजी में क्या था, कि जो इंडिजीनियस फिजियंस थे उनकी जो वोट की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, वेयर इंडियन फिजी से जो है कम थी उनकी इंडियन फिजी की। और इंडिजीनियस फिजिया जीनस फिजी और इंडियन फिजी। और एक थी एस्टोनिया में क्या था कि जो रशियन मिनॉरिटी थी उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी वोटिंग राइट को पाने के लिए। तो एक हमारी थर्ड आ जाती है हमारी फीचर, दैट इज़ अ डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच दी, मतलब कि इन अ डेमोक्रेसी जब आप बोल रहे हो कि आपकी जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें जो है आपका जो फाइनल प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो उसके पास होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और जो करंटली इन पावर है उसके पास फेयर चांस ऑफ लूजिंग होना चाहिए। और ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट शुड हैव 1 वैल्यू, और ईच वोट जो है उसकी 1 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको। उसके बाद
उसके बाद हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे ज़िम्बाब्वे की स्टोरी कि ज़िम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1980 में। 1980 में इंडिपेंडेंस मिल गया था और जिस पार्टी ने ZANU-PF पार्टी ने क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई की थी और उसका जो हेड था वो रॉबर्ट मुगाबे, वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। और ये जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो ही प्रेसिडेंट कॉन्टीन्यूसली बन रहे थे, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो ही नहीं रही थी, इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड हो रहे थे और ZANU-PF ही जीत रही थी। और जब हमने देखा तो जो ये थे वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैल प्रैक्टिसेस करते थे, फ्रॉड करते थे और क्या करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, चेंजेस करते थे और गवर्नमेंट को लेस अकाउंटेबल बनाते थे। चेंजेस करके गवर्नमेंट को लेस अकाउंटेबल बनाते थे और प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज़ करते थे, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे प्रेसिडेंट थे, उनकी पावर को ये क्या करते थे, इंक्रीज़ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके और गवर्नमेंट को लेस रिस्पॉन्सिबल, लेस अकाउंटेबल बनाते थे, ठीक है। और क्या होता था कि जो अपोजिशन पार्टी है, वर्कर्स थे, उनको हरास करा जाता था जहाँ वो ज़्यादा बकबक करते थे। और जो पब्लिक प्रोटेस्ट जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे उनको भी बैन कर दिया गया था। और जो जर्नलिस्ट थे और जो जितने भी जर्नलिस्ट थे जो अखबार लिखते थे उनको भी मना था कि तुम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलोगे। जजेस के जितने भी जजमेंट्स थे उनको भी मतलब कि यूँ मान लिया जाता था, कि इग्नोर किया जाता था। और फिर क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, टेलीविज़न और रेडियो में भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, ठीक है। कितने सारे कंट्रोल थे। और फिर उसके बाद 2017 देखो, 1980 में ये आज़ाद हुए, 2017 तक उसका ही रूल चला और 2017 के बाद उनको मतलब कि जो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे करके भगा दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रीकैप ले लेते हैं ज़िम्बाब्वे की कहानी में। ज़िम्बाब्वे में क्या था, 2 मिनट, ओके। ज़िम्बाब्वे में क्या था कि 1980 में इनको 1980 में क्या था कि इनको जो है 1980 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही थी ZANU-PF, वो जो है मतलब कि आगे प्रेसिडेंट बनी, उसका जो हेड था रॉबर्ट मुगाबे, वो प्रेसिडेंट बन गया और यही कॉन्टीन्यूसली गवर्नमेंट जीत रही थी, विन कर रही थी और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो हार रही थी। और जो इलेक्शंस थे वो रेगुलरली होते थे और हमेशा यही पार्टी जीतती थी। उसके बाद रॉबर्ट मुगाबे क्या करता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करता था और प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाता रहता था और गवर्नमेंट को लेस अकाउंटेबल बनाता रहता था। और फिर मैल प्रैक्टिसेस बहुत होते थे, लोगों को क्रिटिसाइज़, मतलब कि जो रेडियो एंड टेलीविज़न थे, मीडिया थी, सारी इसके कंट्रोल में ही थी। और जो मीडिया थी वो ओपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती थी पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करती थी। जर्नलिस्ट को भी बोला गया था, जर्नलिस्ट भी कंट्रोल में थे। जो न्यूज़पेपर, उनको जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स होते थे उसमें जर्नलिस्ट या फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ लिख देते थे तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। जो जो जजेस के जजमेंट थी जो अंगेंस्ट द गवर्नमेंट थी, फिर उनको जो है माना ही नहीं जाता था, रिफ्यूज़ कर दिया जाता था। और जितने भी आप कह सकते हो कि जितने भी ओपोजिशन पार्टीज़ थी उनको जो है हरास किया जाता था। और फिर फाइनली जो है जो इसको भगा दिया गया 2017 में।